स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। पिछली क्लास के अंदर हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में बात की थी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं, वो जनरल बच्चों से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, कौन कौन से मॉडल हैं जिनकी मदद से हम एक बच्चे को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बात की थी ICIDH क्या है, ICF क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉज, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ की। वो लॉज, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ जो एजुकेशन की फील्ड के अंदर काम करते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स एंड लॉज की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है चार्टर एक्ट 1813। ये अंग्रेज़ों की तरफ से पहली दफ़ा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए की बात की थी कि 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के ऊपर लगाएगी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो सका, इसलिए अंग्रेज़ों ने एक कमेटी बिठाई जो मैकॉले के अंडर में थी। मैकॉले इंडिया आए 1834 में। ये पश्चिमी विचारधारा के व्यक्ति थे और इन्होंने इंडियन एजुकेशन के अंदर आके जो सुधारों की बात की, उसके अंदर इन्होंने बताया कि यहाँ की एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुधार ये है कि ये इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर ही बच्चों को, लोगों को यहाँ के पढ़ानी चाहिए। जो इंडियन सिस्टम है, जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो, और अरब, ये सब मिलकर भी एक इंग्लिश अलमीरा का या एक इंग्लिश शेल्फ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करते थे। दूसरी बात, इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें सभी इंडियंस को नहीं पढ़ाना, बल्कि कुछ इंडियंस को पढ़ाना है, और वो इंडियंस जिनको हम पढ़ाएंगे वो आगे और इंडियंस को पढ़ाएंगे, और वो जो आगे बढ़ेंगे वो और इंडियंस को पढ़ाएंगे। इस तरीके से ट्री बनता हुआ हमारा एजुकेशन सिस्टम ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तीसरा, इन्होंने कहा था कि हमें ऐसे इंडियंस बनाने हैं जो देखने में तो इंडियंस हों, लेकिन उनका टेस्ट और एफिलिएशन, मतलब वो देखने में तो इंडियन हो लेकिन उनकी सोचने की, समझने की सलाहियतें सब अंग्रेज़ों जैसी हों। फिर उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। ये इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि यहाँ से इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो गया। इससे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो मोस्टली इनफॉर्मल था। कोई करिकुलम ऐसा वगैरह नहीं था कि करिकुलम हो, टीचिंग मेथड्स हो, ट्रेन टीचर्स हों। यहाँ वुड्स डिस्पैच ने आकर सबसे पहले बात की कि सब कुछ सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, के मद्रास यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1857 में। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, जो कि मैकॉले ने दी थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल के ऊपर जो एजुकेशन होनी चाहिए वो मदर टंग के अंदर होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश के अंदर। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए ताकि हर बच्चे की स्कूल तक एक्सेस हो सके। इसके बाद इन्होंने एजुकेशन को सिस्टमेटिक करने की बात की, फीमेल एजुकेशन की बात की, एंग्लो वर्नैक्युलर स्कूल की बात की। एंग्लो वर्नैक्युलर स्कूल वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाई होती है। इसके बाद इन्होंने सेकुलर एजुकेशन की बात की। तो वुड्स डिस्पैच 1854 इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन 1857 के अंदर विद्रोह हो गया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो अंग्रेज़ों ने फिर एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया और इन वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशंस ज़ाया चली गई, वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशंस बेकार गई। इसके बाद हमारा हंटर कमीशन 1882 के अंदर आया। हंटर कमीशन और हंटर कमेटी दो अलग अलग कमीशन से कमेटी हैं। जो हंटर कमेटी है वो जलियांवाला बाग के लिए बनाई गई थी, और जो हंटर कमीशन है वो एजुकेशन के लिए बनाया गया था। हंटर कमीशन ने ये पहला प्रोविज़न दिया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर लिटरेट इंडियंस को ही जॉब दी जाए। दूसरा इन्होंने किया, जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल गवर्नमेंट को दी जानी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि जो स्कूल करिकुलम है उसको रिवाइज़ करना चाहिए और उसको वोकेशनल और हायर स्टडीज़ दोनों के लिए बाइफरकेट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे या जो लोग हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं वो हायर स्टडीज़ वाली स्ट्रीम लें, और जो बच्चे या लोग वोकेशनल एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या वो जल्दी जॉब लेना चाहते हैं वो वोकेशनल कोर्सेज को अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1992 के अंदर आया, जिसमें उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की कि हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रीऑर्गेनाइज करना है।
इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, करिकुलम है, उसका सिस्टमेटिक एफिलिएशन, एक तो एफिलिएशन करना है और दूसरा सिस्टमेटिक उसको रीन्यू करना है सारे नॉर्म्स को उसके। तीसरा इन्होंने कहा कि जो करिकुलम और मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन है उसको दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत है और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खोलने की ज़रूरत है। इसके बाद सैडलर कमीशन 1917 में आया। इन्होंने कहा कि एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो सारे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करे या उसके ऊपर निगाह रखे। सबसे पहले तो इन्हें बुलाया गया था कि यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन ख़राब क्यों है। तो इन्होंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन इसलिए ख़राब है क्योंकि इंडिया की हायर एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो ख़राब है। जब सेकेंडरी एजुकेशन ख़राब है तो बच्चे स्कूल के अंदर, जो कॉलेजेस में जो जाते हैं, उनकी एजुकेशन की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी ख़राब है। तो उन्होंने कहा था कि प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, सीनियर सेकेंडरी पर, कॉलेजेस में सब जगह की एजुकेशन को कंट्रोल करने के लिए या सब जगह की एजुकेशन के ऊपर निगाह रखने के लिए एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए, जिस बोर्ड का काम ये हो कि वो सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखे और ये देखे कि कहाँ पर कमी रह रही है। तो इसकी बिना पर 1920 के अंदर कैब बनाया गया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो 1923 तक चला। लेकिन कुछ इकोनॉमिक कारणों की वजह से, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से इसको रोक दिया गया। लेकिन 1935 में, 35 में इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया और ये आज तक चल रहा है। उसके बाद हर्डक कमीशन आया, जिन्होंने वेस्टेक और स्टेग्नेशन की बात की। वेस्टेक का मतलब होता है कि बच्चा अपनी प्राइमरी एजुकेशन करने से पहले ही ड्रॉप आउट कर ले, और स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि बच्चा अपनी क्लास के अंदर बार बार फेल होता रहे। तो उन्होंने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारी पूरा एजुकेशन ख़राब होया हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उनकी क्वांटिटी। तो उन्होंने कहा था कि हमें स्कूल्स बहुत ज़्यादा बनाने के बजाय स्कूल्स जो हैं अवेलेबल, उनकी पहले क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने टीचर्स की पे सर्विस वगैरह की बात की कि टीचर्स की कंडीशंस को और बेहतर करना चाहिए। लेकिन जो हार्डॉक कमेटी है वो खाली पेपर्स पर ही रह गई और इसको अप्लाई नहीं किया जा सका। इसके बाद हमारी जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट आई, वारदा रिपोर्ट जिसको कहते हैं। इसने पहली दफ़ा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की, जो कि 7 साल की थी। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो मदर टंग है उसी के अंदर बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, और जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा कुछ सीखे, कुछ करे, कुछ इनकम उसकी हो, हैंडीक्राफ्ट बेस पर हो, कुछ क्राफ्ट के बेस पर हो। बच्चा जो भी कुछ करे उससे वो कुछ कमा सके। और इन्होंने कहा कि स्कूल की एजुकेशन के अंदर किसी तरह की रिलीजियस एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारी सार्जेंट रिपोर्ट 1944 आई। इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 जगह बांटा, जिसको इन्होंने जूनियर बेसिक स्कूल 6 से 11 तक का कहा और सीनियर बेसिक स्कूल 11 से 14 तक का कहा। इसके बाद इन्होंने इंटरनल एग्जामिनेशन की बात। इसके बाद इन्होंने हायर स्कूल को 2 जगह बांटा कि हायर स्कूल के अंदर बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो डिग्री कोर्स है वो कम से कम 3 साल के होने चाहिए। इसके बाद इन्होंने एडल्ट एजुकेशन की बात की और टीचर ट्रेनिंग की बात की। अभी तक हमारी स्पेशल एजुकेशन की कहीं बात नहीं हुई है, लेकिन जो भी एजुकेशन की बात होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी स्पेशल एजुकेशन छुपी होती है, क्योंकि जो भी एजुकेशन की फील्ड में के अंदर कोई भी एक्ट आता है वो सभी बच्चों के लिए आता है, और हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो सभी बच्चों में शामिल हैं। इसके बाद हमारा 1948 के अंदर राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया। इन्होंने कहा कि स्कूल 11वीं तक हो और उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स हो। एक यूजीसी डेवलप किया जाए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल रखे और जो ग्रांट वगैरह प्रोवाइड करे। इसके बाद इन्होंने टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर स्टूडेंट इंटरेक्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की बात की कि हमें ऐसे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है जिसके अंदर बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। इसके बाद इन्होंने टीचर एजुकेशन को सुधारने की बात की और इन्होंने मोरल वैल्यूज़ को एजुकेशन में जोड़ने की बात की। यह हमारी आज़ादी के बाद का पहला एक्ट था या पहला कमीशन था। इसके बाद हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियार कमीशन आया। मुदालियार की निगरानी में 1952 के अंदर इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया, लाइफ रिलेटेड एजुकेशन दी जो कि हमारी यशपाल कमेटी ने भी दी थी, और होल पर्सनैलिटी शुड बी। इन्होंने कहा कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसका एकेडमिक डेवलपमेंट हो। बच्चे को हमें थिंकेबल, रेशनल बनाना है, ना कि उसे एक रट्टाफिकेशन वाली मशीन बनाना है। तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे।
इसके बाद हमारी नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958 में आई, जिसकी हेड दुर्गाबाई देशमुख थी। इन्होंने कहा कि को एजुकेशन होनी चाहिए, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ें 8वीं क्लास तक, मिडिल स्कूल तक, और उसके बाद सेपरेट एजुकेशन होनी चाहिए। और करिकुलम का जो लड़कियों के लिए करिकुलम बनाया जाए वो उनकी नीड बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद कोठारी कमीशन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। इसके हेड जो थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, जो उस टाइम के यूजीसी के चेयरमैन थे। इन्होंने 23 रिकमेंडेशंस दिए ओवरऑल एजुकेशन की फील्ड के अंदर, जिसमें से एक ये भी था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो 6 से 14 साल तक की। ये हमारा बाद में आरटीआई के तहत अब अधिकार बन गया है। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की बात की, बैकवर्ड क्लासेस की बात की, और यहाँ ट्राइबल पीपल की बात की। और सबसे पहले ये एक्ट ऐसा था जिसने फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप बच्चों को जनरल बच्चों के साथ पढ़ाने की बात की, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की। तो हमारा अगर सवाल आया कि सबसे पहले कौन से एक्ट के तहत एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेशन को जोड़ा गया है, तो 1964 से 66 कोठारी कमीशन ने इंटीग्रेशन की बात की। और उन्होंने कहा कि जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं या मेंटली इम्पेयर्ड हैं, जो माइल्ड इम्पेयर्ड हैं, उन सबको जनरल एजुकेशन सिस्टम के तहत जनरल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद 1968 की हमारी नेशनल पॉलिसी बनी, ये वाई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 बनी। ये इसलिए बनाई गई थी कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के निज़ाम के ऊपर बना हुआ था, अंग्रेज़ों के सिस्टम के ऊपर बना हुआ था। उसके अंदर सुधार करने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अपना एजुकेशन सिस्टम अपने हिसाब से बनाना था। हमारा देश उस वक्त नया नया आज़ाद हुआ था और हम अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी जो एजुकेशन हो वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए। तो इसके लिए नेशनल पॉलिसी बनाई गई, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले यही बात की कि जो माइल्ड डिसेबल्ड हैं, माइल्ड हमारी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको उनके नेबरहुड स्कूल के अंदर ही एजुकेशन दी जानी चाहिए, ना कि उनको स्पेशल स्कूल के अंदर या किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाना चाहिए। कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की इन्होंने कि पूरे देश में 10+2+3 का सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल की बात की, जहाँ भी एजुकेशन फॉर ऑल की बात आती है वहाँ हमारे डिफरेंट लेवल बच्चों की एजुकेशन उसके अंदर शामिल होती है। इन्होंने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की बात की। इन्होंने इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अंदर सभी को इक्वलाइजेशन की बात की कि हर एक का अधिकार होना चाहिए, हर एक को बराबरी से उसके अंदर जुड़ने का अधिकार होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हमें एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए पूरे देश का एक पर्टिकुलर करिकुलम हो जो पूरे देश के अंदर एक साथ लागू हो सके। फिर उसके बाद हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, पहली पॉलिसी आई, पहला कमीशन आया, पहली पॉलिसी आई जो पर्टिकुलरली डिसेबल्ड बच्चों के लिए ही थी। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि हमें जो बच्चे सही ज़्यादा एबल नहीं है, नॉट सो एबल टर्म इन्होंने यूज़ की थी कि नॉट सो एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, और उनको तरह तरह के अलाउंसेस, अप्लायंसेस, एड्स, यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्टेशनरी वगैरह सब देनी है, ताकि जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके और उनकी पढ़ाई की जा सके। इसको 1992 में रिवाइज़ किया गया था। फिर हमारी 1986 की पॉलिसी आ गई। 1986 के अंदर इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की। कॉमन स्कूल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरे देश के अंदर एक जैसे स्कूल होंगे, एक जैसा करिकुलम होगा, एक जैसे टीचिंग मेथड होंगे, एक ही करिकुलम पूरे देश में पर्टिकुलर टाइम पर चलेगा कि अगर आज कश्मीर के अंदर इस डेट में इस टॉपिक का, साइंस का ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो वही टॉपिक कन्याकुमारी के अंदर भी वही उसी डेट में पढ़ाया जा रहा होगा। तो ये करिकुलम के अंदर, कॉमन स्कूल सिस्टम के अंदर आता है। इन्होंने कहा था कि इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की इन्होंने, एडल्ट एजुकेशन की बात की। और NP 86 का जो सेक्शन 4.9 है वो पर्टिकुलरली डिसेबल्ड बच्चों के लिए ही है कि जो इंटीग्रेट करना है हमें जो उन बच्चों को जो फिजिकली डिसेबल्ड हों या माइल्ड डिसेबल्ड हों, उन बच्चों को हमें इंटीग्रेट करना है जनरल एजुकेशन में। जो बच्चे सीवियर डिसेबल्ड हैं उनको हमें हॉस्टल फैसिलिटी देनी है, और जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको हमें वोकेशनल एजुकेशन देनी है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ काम धंधा करके अपना जीवन व्यापन कर सकें। इसके अलावा हमें टीचर ट्रेनिंग करानी है, क्योंकि डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए
टीचर ट्रेनिंग उसी तरीके की होनी चाहिए जिससे उनकी नीड को पूरा किया जा सके। और एनजीओज़ का हमें यूज़ करना है, एनजीओज़ को एजुकेशन से जोड़ना है, डिसेबल्ड लोगों की एजुकेशन से जोड़ना है, ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। इसके बाद 1995 के अंदर डीपीईपी आ गया, 271 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसके ज़रिए हमें प्राइमरी एजुकेशन को पूरे देश के अंदर अचीव करना है। तो इसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है यहाँ पर, यूपीई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका टारगेट था कि यूनिवर्सल एक्सेस हो सके, हर बच्चे तक प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल की एक्सेस हो सके। हर बच्चे को, जो भी हमारे देश में कोई बच्चा प्राइमरी एज का रहता है, उसका स्कूल में एनरोलमेंट हो जाए और वो 5वीं क्लास तक स्कूल में रिटेन कर सके, सीख सके कुछ। इसके बाद 1987 के अंदर, सॉरी ये बाद में था, 1987 के अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जो कि स्कूल्स को एसेंशियल फैसिलिटीज़ लाइक चॉक, डस्टर, टीचर्स, ब्लैक बोर्ड वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके बिना हम पढ़ाई कराने में मुश्किल होती है, उन चीज़ों को मुहैया कराने के लिए ये वाला प्रोग्राम चलाया गया था और टीचर ट्रेनिंग करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड 1987 के अंदर चलाया गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारी एनरोलमेंट ड्राइव्स चलाई गई जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। इसके अंदर हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे बच्चों को ढूंढना था जो डिफरेंटली एबल्ड थे और उनको स्कूल के अंदर एनरोल कराना था। तो इस वाले प्रोजेक्ट का बहुत फ़ायदा हुआ था और बहुत सारे नए बच्चे हमारे स्कूल के अंदर एडमिट हुए थे। इसके बाद आरसीआई की बात आ जाती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, हम सभी जानते हैं 1986 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई गई थी। ये जब इसके काम को देखा गया कि इसका काम इतना इंपॉर्टेंट है और ये बढ़िया काम कर रही है, तो इसको एक गवर्नमेंट बॉडी बना दिया गया 1992 के अंदर। 2000 के अंदर इसके अंदर कुछ रिविजन्स किए गए हैं इसके एक्ट में। इसका काम होता है डिफरेंटली एबल्ड जितने भी लोग हैं वो, उनके टीचर्स, उन जो भी रिहेबिलिटेशन की फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं वो सभी लोग, उन सभी का रजिस्ट्रेशन करना, इस फील्ड में रिसर्च करना, नॉर्म्स तैयार करना, कॉलेजेस के कोर्सेज के पॉलिसीज़ तैयार करना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम हमारा आरसीआई का होता है। इसके बाद हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन की एक कमेटी बिठाई गई थी, ये यशपाल जी के अंडर में आई थी 1993 के अंदर। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे जिसके बेसिस पर आज हमारा एनसीएफ 2005 बना हुआ है। इन्होंने बताया था कि एजुकेशन हमारी प्राइमरी लेवल पर होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, यानी करिकुलम हमें ऊपर से नहीं थोपना बल्कि हर एक लेवल पर करिकुलम होना चाहिए। टीचर्स को करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर जोड़ना चाहिए, ना कि पॉलिसी मेकर्स करिकुलम बनाकर टीचर्स को पकड़ाएं, बल्कि टीचर्स खुद उस करिकुलम के बनाने के अंदर जुड़े होने चाहिए। एजुकेशनल कमेटी हर एक लेवल पर होनी चाहिए, स्कूल लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो। बच्चों को होमवर्क बिल्कुल नहीं देना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, लर्निंग को बर्डन फ्री बनाना है। किताबी लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना बल्कि उनको रैशनल बनाना है। उसके बाद हमारा पहला एक्ट आया जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए था, ये द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 आया था। 1996 फरवरी 7 फरवरी 1996 को ये एनफोर्स किया गया। इसके अंदर 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लो विजन, ब्लाइंड, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, लोकोमोटर, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लेप्रोसी, क्योर्ड आर के इसके अंदर और लिखना है। सबसे पहले यह एक ऐसा एक्ट था जिसने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की, हर एक बच्चे के हर एक फील्ड के अंदर रिहेबिलिटेशन की बात की। 3% इन्होंने रिजर्वेशन की बात की। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन्होंने 6 से 14 के बजाय 6 से 18 की बात की। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट स्कूल्स में और सोसाइटी में सब जगह बात की। अलग अलग तरह की असिस्टेंस, एड्स वगैरह की बात की और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को जोड़ा गया कि अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर नहीं आ सकता या उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, वो रेगुलर क्लासरूम में नहीं बैठ सकता, तो वो अपने घर रहकर भी एजुकेशन हासिल कर सकता है। इसके बाद हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल एजुकेशन 2000 में बनाया गया। इसमें वही सभी बातें थी जो हमारी RPWD एक्ट 1995 ने कही थी। इसके बाद SSA आया 2001 के अंदर, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में आया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2012 में आया। इन सबको मिला के अब समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में चल रहा है। इसका टारगेट है 8वीं क्लास तक के बच्चों को एजुकेशन के अंदर जोड़ना है। जो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का टारगेट है, वही टारगेट एसएसए का भी है। इन्होंने एक रीडिंग सीरीज़ चलाई थी, बरखा रीडिंग सीरीज़ फॉर ऑल। ये ऐसी रीडिंग सीरीज़ थी जिनको साइन लैंग्वेजेस की मदद से या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। एनसीईआरटी ने पब्लिश की थी। इसके बाद आरटीई एक्ट 2009 आया था, जो हमारा 82nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। ये आर्टिकल 21A इसको इन्होंने ऐड किया था, जिसके ज़रिए इन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी। और इन्होंने 11th ड्यूटी जोड़ दी थी कि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलवाएंगे। आर्टिकल 51A के तहत इंडिया 135वीं ऐसी कंट्री है जिसने इस तरीके का कोई एक्ट अडॉप्ट किया हो जो एजुकेशन को फ्री करता हो बच्चों के लिए। हर एक स्कूल में 25% EWS के बच्चों का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। सन 2012 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसके अंदर होम बेस्ड एजुकेशन को जोड़ दिया गया था कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, अगर वो चाहें तो वो होम से भी, अपने घर से भी एजुकेशन ले सकते हैं। इन्होंने पीपल टीचर रेशियो 130 का बताया है कि 1:30 का रेशियो होना चाहिए। एक टीचर के ऊपर मैक्सिमम 30 बच्चे होने चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर ये रेशियो 1:40 तक भी जा सकता है। हमारे स्पेशल के अंदर ये 1:8 रेशियो होता है। अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करें कि एक स्पेशल टीचर 8 बच्चों को एक साथ देख सकता है। और एसएमसी की बात की इन्होंने कि हर एक स्कूल के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए जो स्कूल के काम के ऊपर निगाह रखे। इसके बाद सन 2005 में हमारा एनसीएफ आया। एनसीएफ यशपाल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेस पर बनाया गया था। इसने रोड लर्निंग के ऊपर एंड कर दिया कि ये रोड लर्निंग स्कूल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, बच्चों को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है, टीचर फैसिलिटेटर है। सीसीई 2009 से लागू कर दिया सीबीएसई के अंदर, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर। के सीसीई क्या होता है? कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब जो कि पूरे साल चलता रहे, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम के ऊपर हो। कंप्रहेंसिव मतलब बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को कवर करे, उसका एकेडमिक, उसका सोशल, उसका फिजिकल, उसका इमोशनल। इवैल्यूएशन मतलब उसको जांचना, यानी कि ऐसा इवैल्यूएशन सिस्टम जो पूरे साल चले और बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को कवर करे। ये एनसीएफ 2005 ने दिया था, 2009 से लागू हो चुका है ये। और इन्होंने कहा था कि जो हमारी एजुकेशन है उसको हमें लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे जब एजुकेशन सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो वो ऐसी एजुकेशन लेते हैं कि उसका उनके पास कोई यूज़ ही नहीं होता। तो हमें बच्चों को उनकी एजुकेशन को लाइफ में यूज़ करते हुए सिखाना है। इसके बाद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2006 के अंदर, जिसने रिहेबिलिटेशन की बात की, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात की, रिसर्चेज की बात की, एनजीओ को जोड़ने की बात की, डेटा कलेक्ट करने की बात की। वही सब जो काम पहले हो रहे थे वही काम इस पॉलिसी के अंदर जोड़ दिए गए। इसके बाद हमारा रिसेंट RPW एक्ट 2016 आया, जो 30 दिसंबर 2016 को लागू हो गया, जिसके अंदर 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया गया है, 4% रिजर्वेशन जॉब में दिया गया है। 17 चैप्टर और 102 सेक्शंस हैं इसके अंदर, जो हर एक अलग अलग फील्ड को कवर करते हैं। 21 डिसेबिलिटीज़ कर दी हैं इन्होंने, अब पहले 7 थी, अब 21 हो गई हैं। इसके बाद हमारा एक एक्ट और है 2017 में, मेंटल हेल्थ एक्ट। जो हमारा 1985 के अंदर आया था मेंटल हेल्थ एक्ट, उसको इसने ख़त्म कर दिया। और अब 2017 वाला मेंटल हेल्थ एक्ट चल रहा है। ये मेंटली इल लोगों के लिए होता है कि मेंटली इल लोगों के लिए गवर्नमेंट के क्या प्रोविजंस हैं, ये उसके लिए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन की। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे किस तरीके से अपनी वीडियोस के अंदर और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। और अगर आप मुझसे कुछ वीडियो चाहते हैं जो मैं किसी टॉपिक के ऊपर बनाऊं जो हमारी स्पेशल एजुकेशन से जुड़ा हो, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।